हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एग्जाम क्रैकर्स के एक और शानदार एक्सप्लेनर में। मैं हूं रंजन सर। आज हम बायोलॉजी के उस चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जिसे सुनकर अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। लेकिन यकीन मानिए, आज की इस क्लास के बाद ये आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अब क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि बच्चे आखिर अपने माता पिता जैसे ही क्यों दिखते हैं? मतलब हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टेक्सचर या हमारी हाइट, ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? कोई बच्चा अपनी माँ पर जाता है, कोई पिता पर। ऐसा क्यों? आज हम इसी जेनेटिक्स की गुत्थी को ऐसे सुलझाएंगे कि आपको सब कुछ एक दिलचस्प कहानी की तरह याद हो जाएगा। तो चलिए, इस रहस्यमयी दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं जेनेटिक्स के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स से, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने वंशागति के इन सारे सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए एक बहुत ही खास चीज को चुना, और वो था मटर का पौधा, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं पायसम सटाइवम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई एक दो दिन का काम था। जी नहीं, मेंडल ने 1856 में अपने प्रयोग शुरू किए और लगातार 7 साल तक, जी हाँ 7 साल तक, यानी 1863 तक उन्होंने अनगिनत मटर के पौधों पर क्रॉस ब्रीडिंग कराई। उनकी इसी अथक मेहनत का नतीजा था कि 1865 में वंशागति के वो नियम दुनिया के सामने आए जिन्हें आज भी हम बायोलॉजी का बेस मानते हैं। इन प्रयोगों से मेंडल ने हमें 3 मास्टर रूल्स दिए। पहला, प्रभाविता का नियम, दूसरा, पृथक्करण का नियम, और तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बस इन 3 पिलर्स को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि पूरी जेनेटिक्स इन्हीं पर टिकी है। चलिए इन्हें एक एक करके बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब हम 2 बिल्कुल अलग अलग लक्षणों वाले पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराते हैं ना, तो पहली पीढ़ी में, मतलब उनके बच्चों में, सिर्फ एक ही जनक का लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण खुद को दिखा पाता है वो प्रभावी या डोमिनेंट कहलाता है, और जो छिप जाता है वो अप्रभावी यानी रिसेसिव होता है। इसे ऐसे समझिए, किसी ग्रुप में जिसकी आवाज सबसे बुलंद होती है वही सबसे पहले नोटिस किया जाता है ना, बस बिल्कुल वैसा ही। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बताता है कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिप गया था ना, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दूसरी पीढ़ी आती है, वो छिपा हुआ लक्षण एक फिक्स रेशियो में वापस से प्रकट हो जाता है ना, एकदम मैजिक की तरह। अब आते हैं तीसरे नियम पर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नाम थोड़ा भारी लग रहा होगा, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम 2 अलग अलग लक्षणों को एक साथ ट्रैक करते हैं, तो वो एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। हर जीन अगली पीढ़ी में जाने के लिए पूरी तरह से आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट है। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अब तक तो सब कुछ एकदम मेंडल के रूल्स के हिसाब से सेट लग रहा था, लेकिन नेचर को सरप्राइज देना बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जहां मेंडल के ये सीधे साधे नियम पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। यहाँ प्रकृति का खेल देखिए। पहला है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि जब लाल और सफ़ेद फूल वाले स्नैपड्रैगन पौधों को क्रॉस कराते हैं, तो ना लाल जीतता है और ना सफ़ेद, बल्कि बिल्कुल नया रंग बन जाता है, गुलाबी। मतलब दोनों रंग आपस में मिक्स हो गए। और दूसरी तरफ है सह प्रभाविता या को डोमिनेंस। यहाँ कोई किसी से कम नहीं होता। दोनों लक्षण एक साथ पूरी पावर के साथ सामने आते हैं, जैसे हमारा AB ब्लड ग्रुप, या फिर वो चितकबरे जानवर देखे हैं आपने, जिनके शरीर पर काले और सफेद दोनों रंग के पैचेस होते हैं। यहाँ दोनों कलर्स अपना अपना दबदबा दिखाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। प्रकृति आखिर ये डिसाइड कैसे करती है कि जो नई संतान आने वाली है वो नर होगी या मादा? जेंडर कैसे तय होता है? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। इंसानों का सिस्टम तो हम सबको पता है। हमारे पास 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। मादा में XX और नर में XY। और जेंडर डिसाइड होता है पिता के शुक्राणु से कि वो X है या Y। लेकिन मधुमक्खियों का जो सिस्टम है ना, वो सच में आपका दिमाग हिला देगा। मधुमक्खियों में मादा के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर नर के पास सिर्फ 16। जो अंडे निषेचित यानी फर्टिलाइज हो जाते हैं वो मादा बन जाते हैं, और जो बिना फर्टिलाइज हुए रह जाते हैं वो सीधे नर बन जाते हैं।
बायोलॉजी के इसी चमत्कार को हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जरा सोचिए, नर मधुमक्खियां बिना किसी पिता के सीधे अनफर्टिलाइज्ड अंडे से जन्म ले लेती हैं। उनके पास सिर्फ अपनी माँ के 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन प्रकृति का एक बेहद सटीक प्रोसेस है, लेकिन कभी-कभी इस प्रक्रिया में चूक भी हो जाती है। जब क्रोमोसोम्स की गिनती में कोई भी गड़बड़ी आती है तो उसका शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है डाउन सिंड्रोम का। इसे ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली हमारे शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? लेकिन डाउन सिंड्रोम में जो 21वें नंबर का जोड़ा है, वहां 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम्स 46 से बढ़कर 47 हो जाते हैं। इसके लक्षणों में सिर का गोल होना, मुंह थोड़ा खुला रहना और हथेलियों पर एक खास तरह की लकीर होना शामिल है। दूसरा विकार है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये पुरुषों में होता है। वैसे तो पुरुष XY होते हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर में उनके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, तो उनका फॉर्मूला बन जाता है 47XXY। अब इस एक्स्ट्रा X की वजह से होता क्या है कि व्यक्ति फिजिकली तो पुरुष होता है, लेकिन उसमें महिलाओं वाले कुछ शारीरिक लक्षण डेवलप हो जाते हैं और वो संतान पैदा करने में अक्षम होते हैं। और अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। ये पहले वाले दोनों से बिल्कुल अलग है। ये सिंड्रोम महिलाओं में होता है और इसमें क्रोमोसोम बढ़ने की बजाय एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। मतलब टोटल गिनती 46 से गिरकर सिर्फ 45 रह जाती है। इस कमी की वजह से महिलाओं की हाइट कम रह जाती है, उनके अंडाशय यानी ओवरीज पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और इस सिंड्रोम वाली महिलाएं भी बांझ होती हैं। अब एक सवाल आपके लिए, डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि हीमोफीलिया जैसी कोई खतरनाक जेनेटिक बीमारी माता-पिता से उनके बच्चों में जाएगी या नहीं? इसका जवाब जेनेटिक्स के एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस टूल को हम वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इसमें जेनेटिक्स के एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? वो एक फैमिली ट्री बनाते हैं। इस ट्री में पिछली पीढ़ियों का पूरा रिकॉर्ड होता है। दादा को कौन सी बीमारी थी, पिता को क्या हुआ और आगे बच्चों में इसके जाने का कितना रिस्क है। इस चार्ट को स्टडी करके जेनेटिक बीमारियों की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की जाती है। एकदम किसी सीक्रेट एजेंट की तरह काम करता है ये एनालिसिस। और इस फैमिली ट्री को ड्रॉ करने के लिए कुछ खास सिंबल्स यूज होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिए, चौकोर डिब्बा मतलब नर, गोल घेरा मतलब मादा। अगर इनमें रंग भरा है या शेडेड है तो मतलब उस इंसान को वो बीमारी है। अगर डिब्बे और गोले के बीच एक सिंगल लाइन जुड़ी है मतलब उन दोनों का विवाह हुआ है। और अगर डायमंड का शेप दिखे तो समझ जाइए कि लिंग यानी जेंडर के बारे में जानकारी नहीं है। बस इन सिंबल्स को रट लीजिए, पेडिग्री चार्ट वाले सवालों में आपके फुल मार्क्स पक्के। और इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस, आपने जेनेटिक्स के सबसे टफ लगने वाले चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। बहुत बढ़िया। जिस फोकस के साथ आपने इन सारे मुश्किल नियमों और विकारों को समझा है वो सच में काबिले तारीफ है। अब ये चैप्टर आपके लिए कोई सिरदर्द नहीं बल्कि एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक बन चुका है। लेकिन दोस्तों, बायोलॉजी की ये शानदार दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, अगर मेंडल के मटर के पौधे और जेनेटिक्स के ये मुश्किल रूल समझना इतना आसान और मज़ेदार हो सकता है, तो अगले चैप्टर में कौन-कौन से नए बायोलॉजिकल रहस्य हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अपनी इस क्यूरियोसिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। ऐसे ही और भी पावरफुल और आसान एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहिए एग्जाम क्रैकर्स के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।